हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अजय प्रमाणिक और आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के विभिन्न घटकों के बारे में। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जीडीपी का कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें किस तरीक़ा से जीडीपी का कॉन्सेप्ट को समझा जाता है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं दिया है तो मैं आई बटन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। तो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ घटक होते हैं जिनको नेशनल इनकम से पढ़ने से पहले उनको समझना ज़रूरी है, तभी आप नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय को अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहला कंपोनेंट है डोमेस्टिक टेरिटरी, घरेलू क्षेत्र। इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, उसके बारे में देख सकते हैं कि कौन कौन सा एरिया, किस किस क्षेत्र को डोमेस्टिक टेरिटरी या घरेलू क्षेत्र में शामिल किया जाता है। दूसरा हमारा घटक है, द सेकंड कंपोनेंट इज फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम, घटक आय तथा हस्तांतरित आय। तो फैक्टर इनकम किसे कहते हैं और ट्रांसफ़र इनकम किसे कहते हैं वो पहले चेक करते हैं। तो फैक्टर इनकम refers to income received by factor of production for rendering factor services in the production process। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये सारा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके बदले में जो इनकम रिसीव्ड होता है, जैसे लैंड के बदले में रेंट होगा, लेबर के बदले में वेजेस होगा, तो ये सारे क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम। अगर आपको रेंट रिसीव्ड हुआ है, किसी कंट्री को वेजेस रिसीव्ड हो रहा है, तो वो सारा क्या है, फैक्टर इनकम है। ओके। ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है? ट्रांसफ़र इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। मतलब ट्रांसफ़र इनकम, हस्तांतरित आय, ऐसा आय है जहाँ पे बिना कोई काम किए हुए या सर्विस किए हुए रिटर्न में अगर आपको कुछ इनकम मिलता है तो उसे ट्रांसफ़र इनकम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ओल्ड एज पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, पॉकेट मनी वगैरह हो गया, उनके लिए आपको कुछ मेहनत, कुछ आपको काम नहीं, कुछ सर्विस प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है। आपको आपका एलिजिबिलिटी के हिसाब से, कुछ क्राइटेरिया के हिसाब से आपको आय या इनकम मिलती है। उसके लिए आपको कुछ सर्विसेज या प्रोडक्शन कुछ भी नहीं करना पड़ता है। ओके। तो मीनिंग क्या हो गया, फैक्टर इनकम क्या है? रिफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में जो इनकम रिसीव्ड हुआ है उसे कहते हैं हम लोग फैक्टर इनकम। ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है? विदाउट रेंडरिंग, बिना कोई काम किए, विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विसेज, एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। मतलब आप कुछ प्रोडक्टिव सर्विस नहीं करते हैं लेकिन आपको इनकम प्राप्त होता है, उससे ट्रांसफ़र इनकम कहते हैं। ओके। फैक्टर इनकम क्या होता है कि ये नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल रहता है। यही सारी चीज़ हम लोग को सीखनी है, तभी हम लोग नेशनल इनकम का कैलकुलेशन अच्छा से कर सकते हैं। नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में शामिल होता है फैक्टर इनकम, जबकि ट्रांसफ़र इनकम किसी में भी शामिल नहीं होता है, ना ही नेशनल इनकम में ना ही डोमेस्टिक इनकम में, क्योंकि विदाउट प्रोडक्टिव सर्विस अगर आपको कुछ इनकम प्रोवाइड हुआ है तो नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगा। फैक्टर इनकम का कॉन्सेप्ट क्या है? ये अर्निंग कॉन्सेप्ट होता है। मतलब जब अर्न करते हैं आप, कुछ प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड करके आप अर्न करते हैं। ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है कि ये रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है, आपको बस रिसिप्ट होगा, आपका इसके बदले में, रिसिप्ट के बदले में कोई प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं। ओके। अब फैक्टर इनकम किनको मिलता है, ध्यान दीजिए, फैक्टर इनकम किनको मिलता है? रिसिपिएंट्स, हु आर द रिसिपिएंट्स ऑफ फैक्टर इनकम। किनको मिलता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को मिलता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो लैंड, लेबर, कैपिटल हो गए, उन जो प्रोवाइड किए हैं, ओके, लैंड, लेबर, कैपिटल जो भी प्रोवाइड किए हैं उनको फैक्टर इनकम मिलेगा, रिसीव्ड होगा। और ट्रांसफ़र इनकम क्या होगा? या तो नॉर्मली हाउस होल्ड को मिलेगा, ओके, या फिर गवर्नमेंट को भी मिल सकता है। ओके। जैसे आप ओल्ड एज पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप वगैरह हो गया, तो ये सारा क्या है? ट्रांसफ़र इनकम। ओके।
आते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट्स पे। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, अंतिम वस्तुएं तथा मध्यवर्ती वस्तुएं। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो इस जैसे फाइनल गुड्स, जैसे आप ले लो एक छोटा सा एग्जांपल, मिल्क अगर कंज्यूमर हाउस होल्ड कोई फैमिली परचेज करता है तो उसके लिए क्या हो गया, फाइनल गुड्स। लेकिन वही मिल्क अगर रिसेल के लिए कोई रिटेलर खरीदता है, कोई दुकानदार खरीदता है, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स वाले कोई मिल्क खरीदते हैं, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। इसमें ऐड करना चाहेंगे कि जो हमारा फाइनल गुड्स है, ओके, जो भी हमारा फाइनल गुड्स है उसके दो टाइप होते हैं। एक होता है आपका कंजम्पशन गुड्स और दूसरे होते हैं कैपिटल गुड्स। एकदम सिंपल सा डिफरेंस है। कंजम्पशन गुड्स जो भी फैमिली हाउस होल्ड, ओके, कंजम्पशन के लिए परचेज कर लेंगे फाइनली, वो हो जाएगा कंजम्पशन गुड्स। और कैपिटल गुड्स क्या होगा, कोई प्रोडक्शन हाउस या कोई प्रोडक्शन कंपनी, प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर मशीनरी हो गया, किसी भी उस टाइप का चीज़ का अगर परचेज करती है तो वो उनके लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल गुड्स। ओके, नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग फोर्थ कंपोनेंट पे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डिप्रिसिएशन। सकल विनियोग, शुद्ध विनियोग तथा ह्रास का क्या कॉन्सेप्ट है हमारा नेशनल इकोनॉमी में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है कि वो इन्वेस्टमेंट जो विदाउट डिप्रिसिएशन अलाउ किए हुए इन्वेस्ट किया जाता है उसे सिंपली ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ ए इकोनॉमी। किसी भी देश में एक्चुअल एडिशन जो होगा इकोनॉमी में, किसके हेल्प से, कैपिटल स्टॉक, ओके, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह होंगे, वो सारा क्या होगा, नेट इन्वेस्टमेंट। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, हम लोग हमेशा से पढ़ते हैं अकाउंट्स वगैरह में, ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस क्या होता है, डिप्रिसिएशन। ओके, तो नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला अगर आपको कभी यूज करना पड़े तो नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन। ओके, डिप्रिसिएशन क्या है आप लोग अच्छे से जानते हैं। डिप्रिसिएशन डिक्लाइनिंग इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल स्टॉक, जो फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू में डिक्रीज होता है ड्यू टू वियर एंड टियर या फिर टाइम एंड ऑब्सोलेंसेस, तो उनके वजह से जो वैल्यू में चेंजिंग होता है, कमी आती है, उसे डिप्रिसिएशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है या फिर कंपोनेंट है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज़ को हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स में ये जो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी क्या है, इसको चेक करते हैं। हमारे अभी कंट्री में, इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स क्या बन गया है, जीएसटी बन गया है। ओके, तो जो भी प्रोडक्ट या गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगेगा वो इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी लगेगा। ओके, जैसे मान लेते हैं एक स्पीकर को प्रोडक्शन करने में टैक्स लगता है, स्पीकर का प्राइस है 500। ओके, ध्यान दीजिए, स्पीकर का प्राइस है 500 और गवर्नमेंट इसमें जीएसटी लगाती है 10%। ओके, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी का कॉन्सेप्ट अभी नहीं रखते हम लोग, नॉर्मली जीएसटी पढ़ते हैं। ओके, जीएसटी लगाती है 10%, तो स्पीकर का प्राइस कितना हो जाएगा, 500 रुपया प्रोडक्शन कॉस्ट। ओके, ये प्रोडक्शन कॉस्ट आपका लगा 500 और स्पीकर में आपको गवर्नमेंट जीएसटी लगाती है इंडायरेक्ट टैक्स 10%, तो प्राइस क्या हो जाएगा, इस जीएसटी की वजह से क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ के 550 हो जाएगा। 10% जीएसटी ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्राइस 550। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट। सेकेंड आता है हमारा सब्सिडी। सब्सिडी क्या होता है, जब इस प्रोडक्शन में, कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस में जब गवर्नमेंट आपको छूट प्रदान करती है, कुछ डिस्काउंट या कुछ भी सब्सिडाइज रेट प्रोवाइड करती है, तो उसे सब्सिडी कहते हैं। जैसे सिंपल आपका हाउस होल्ड एग्जांपल ले लीजिए, एलपीजी गैस। जब भी आप गैस लेते हैं, एलपीजी सिलेंडर लेते हैं, तो आप परचेज करने के बाद देखते हैं कि कुछ दिनों बाद या एक महीना बाद आपके
जो लिंक्ड अकाउंट है उसमें सब्सिडी अमाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो ये सारा क्या है, एलपीजी सिलेंडर इंडिया में सब्सिडाइज रेट पे दिया जाता है। ओके, अब ये मान लेते हैं कि इस प्रोडक्शन प्रोसेस में गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है हमारा कितना, 10 रुपये। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्शन प्रोसेस में गवर्नमेंट सब्सिडी 10 रुपया प्रोवाइड करती है, तो हमारा एक्चुअल प्राइस अब घट जाएगा। सिंपल एग्जांपल, क्योंकि गवर्नमेंट हम लोग जब किसी प्रोडक्शन कंपनी को जब सब्सिडी प्रोवाइड की तो एक्चुअल प्राइस क्या हो जाएगा, जो आप जीएसटी के साथ प्राइस टैग बनाए थे उसमें से सब्सिडी माइनस कर दीजिएगा, तो अभी आपका प्राइस कितना हो जाएगा, 540। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स लेके चलते हैं। जब भी हम लोग नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। तो यहाँ पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाएगा, 50 आपका डायरेक्ट टैक्स था माइनस सब्सिडी आपको प्रोवाइड हुआ 10, तो टोटल कितना इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स लगा यहाँ पे 40 रुपीज़। तो जैसे सब्सिडी को हम लोग इकोनॉमिक असिस्टेंट और फाइनेंशियल असिस्टेंट भी कहते हैं। कभी कभी आपको कहीं इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुनने मिले इकोनॉमिक असिस्टेंट या फाइनेंशियल असिस्टेंट, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, इसे सब्सिडी कहते हैं। हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझ में आएगा अगर, तभी हम लोगों को नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट कंपोनेंट भी समझ में आएगा। तो जाते हैं हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट पे। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस। साधन लागत तथा बाजार लागत में क्या डिफरेंस है, क्या इसमें देखा जाता है। जब भी नेशनल इनकम पढ़ते हैं तो फैक्टर कॉस्ट से क्या समझेंगे और मार्केट प्राइस से क्या समझेंगे। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फैक्टर कॉस्ट मीन्स जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आपका कॉस्ट इंक्लूड हो रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेस में जितना आपको कॉस्ट अराइज हो रहा है उसे हम लोग फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, अमाउंट पेड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रीवियस एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए, जहाँ पे हम लोग स्पीकर का प्रोडक्शन का बात कर रहे थे, वहाँ पे फैक्टर कॉस्ट कितना था आपका 500। प्रोडक्शन में कितना खर्च हुआ था, 500 हुआ था ना, तो यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट कितना हो जाएगा 500। मार्केट प्राइस क्या हो गया, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट सेट कर लीजिए कि यहाँ पे प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट हम लोग ध्यान नहीं देंगे अभी, है ना। ये मत सोचिए कि सर प्रॉफिट कहाँ, प्रॉफिट तो होना चाहिए, बिना प्रॉफिट का सेल कैसे होगा। अगर प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट हटा देते हैं तो मार्केट प्राइस क्या है, एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट, द प्रोडक्ट को जो एक्चुअली मार्केट में जिस प्राइस पे बेचा जाता है उसे मार्केट प्राइस कहते हैं। इस एग्जांपल पे हमारा क्या था 540 मार्केट प्राइस है, विच एक्सक्लूड्स, मार्केट प्राइस में क्या नहीं लिया जाता है, मार्केट प्राइस एक्सक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्स, सॉरी सब्सिडी माइनस किया जाता है। मार्केट प्राइस क्या होता है, इंक्लूडिंग डायरेक्ट टैक्स एंड एक्सक्लूडिंग इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, तो अगर हम लोग को फॉर्मूला बनाना हो इनसे तो इस प्रकार से बनेगा, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा जो फैक्टर कॉस्ट है एक्चुअल में जो बनाने में जो खर्च हुआ है फैक्टर कॉस्ट, इसमें क्या शामिल होगा, डायरेक्ट टैक्स तो शामिल हो जाएगा, लेकिन क्या इसमें शामिल नहीं होगा, विच इज एक्सक्लूडेड सब्सिडीज। ओके, तो इसका दूसरा फॉर्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, तो मार्केट प्राइस से अगर हम लोग को फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में जो आप रिलेशनशिप निकालना चाहते हैं तो इन फॉर्मूलाज का हेल्प से आप अपना रिलेशनशिप निकाल सकते हैं और कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, और हमारा लास्ट एक छोटा सा कंपोनेंट है, वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशी शुद्ध साधन आय। मतलब विदेश से जितना हम लोग को इनकम प्राप्त होता है उसे हम लोग नेशनल इनकम में कैसे शामिल करते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है, दैट रिफर्स टू डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या होगा, जितना आप इनकम रिसीव्ड कीजिएगा फैक्टर इनकम से फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त आय, माइनस क्या कर देंगे हम लोग, जो विदेशों को फैक्टर इनकम हम लोग घटक आय जो विदेशों को पेमेंट करते हैं उनको माइनस कर देते हैं।
तो यहाँ फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड माइनस क्या कर देंगे, फैक्टर इनकम पेड, जितना फैक्टर इनकम पेमेंट करेंगे हम लोग वो हो जाएगा, माइनस कर देंगे पेड अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारा आ जाएगा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है कि वो सारा इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, इस टाइप का फॉर्मेट में जो आप अब्रॉड से, फॉरेन से आप वहाँ पे जो भी इंडियंस रहेंगे हमारे मतलब आपके कंट्री के जो रेसिडेंट्स रहेंगे, नॉर्मल रेसिडेंट्स, उनसे जो आपको इनकम मिलेगा वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और उसी टाइप से जो नॉन रेसिडेंट से आपका, ठीक है, अदर कंट्री के, तो उनको जो पेमेंट करना होगा फैक्टर इनकम, तो वो हो जाएगा फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड, है ना। ध्यान दीजिए ये क्या आपको दर्शाता है, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के बीच का डिफरेंस को दर्शाता है, ठीक है। अगर आप नेट फैक्टर इनकम को इंक्लूड करेंगे तो नेशनल इनकम बन जाएगा, अगर इसको हटा देते हैं आपका कैलकुलेशंस में से तो ये डोमेस्टिक इनकम बन के रह जाएगा। ओके, अगर आप डोमेस्टिक इनकम घरेलू आय को निकालते हैं उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं तो आप राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं। ओके, अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है कि नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नेट रिटेन्ड अर्निंग, ये सारा कंपोनेंट्स होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो आप लोग नोट्स बनाइएगा इसका प्रॉपर्ली, जितना भी आप लोग समझे हैं, तब जाके आगे हम लोग नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करना सीखेंगे। क्या क्या मेथड्स होते हैं, क्या क्या अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं नेशनल इनकम के, क्या क्या एग्रीगेट्स होते हैं, वो सारा डिस्कस करेंगे। थैंक यू।